गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें जो लेखक हैं वो कश्मीर की यात्रा पर गए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या देखा और उसका वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर। पहले हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। विश्वनाथ अय्यर केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। विश्वनाथ अय्यर केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। वे कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम आचार्य और विभागाध्यक्ष तथा भाषा संकाय के डीन भी रहे। ये भी कर लीजिए। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों से संबंध रहते हुए उन्होंने कई राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए। श्री अय्यर दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार हैं। ये भी अंडरलाइन कीजिए। श्री अय्यर दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार हैं। अनुवाद में इनकी विशेष रुचि है। मलयालम, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी का उन्होंने परस्पर अनुवाद किया। अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्यापन और चिंतन में वर्षों से लगे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शहर सो रहा है, उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे ललित निबंध हैं। इनकी रचनाएं ये हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं आधुनिक हिंदी काव्य तथा मलयालम काव्य आदि प्रमुख हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय भाव। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने भारत के एक विशाल छोर कोचीन से श्रीनगर तक की मनोहारी तथा रोमांचकारी यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान हिमालय का पर्वतीय सौंदर्य, छोटे बड़े हरे मैदान, डल झील के शिकारे तथा शिकारे मतलब होता है नावें, तो डल झील में जो नावें चल रही हैं उनके बारे में तथा प्राकृतिक मनोहारी दृश्य पर्यटकों को अभिभूत करते हैं। इस अवर्णीय अद्वितीय आनंद को स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सह यात्रियों के आत्मीय व्यवहार का सहज स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए आज हम चैप्टर में आते हैं। इसके बाद विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंदहास से हमें चकित करती हैं। सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा हो। और यात्रा साहित्य में भी कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी। लेखक ये बताते हैं कि मैं यात्रा साहित्य पढ़ता रहता था तो जब कश्मीर के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली थी, मगर मेरे मन में इच्छा थी कि कश्मीर की अगर यात्रा करने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन भगवान भी चाहता था कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए और इसके लिए ऐसा सहयोग बना कि मुझे भी गो श्रीनगर से कोचीन जाने का अवसर मिल ही गया और मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। कश्मीर जगह इतनी, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है कि सभी लोग जो इसके बारे में जानते हैं सब हर भारतीय को कश्मीर देखने की इच्छा होती है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। इसीलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर है और कश्मीर बहुत सुंदर है। प्राकृतिक दृश्य वहाँ का बहुत ही मनमोहक है, इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। कहा जाता है कि आज यहाँ घाटी है, वहाँ पहले सतीसर झील थी। आज जहाँ घाटी दिखाई देती वहाँ पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ के पिघलने से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रमाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभाती पवन मतलब सुबह की हवा में चुभन भरी शीतलता मतलब ठंडक की, सुबह की ठंडी हवा चल रही थी जो कि ठंडक प्रदान कर रही थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की। मैं सोच रहा था कि ये 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा तब तो और भी मैं सकपका गया। मतलब लेखक क्यों डर गए? क्योंकि लेखक ये सोच रहे थे कि 4-5 घंटे की यात्रा होगी और दूसरा वे जब ज़्यादा डर गए जब उन्होंने सोचा एक ही चालक इस गाड़ी को चलाएगा। एक तरफ ऊँचे पहाड़ों से भरी पत्थरों से लुढ़क कर गिरने की संभावना
संभावना। दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का भय। दूसरा जो है सड़क जो है पतली थी, तो पहले लगता था कि डर किस बात का लग रहा था, पहले तो 12 घंटे की यात्रा, फिर दूसरा एक ही ड्राइवर चलाएगा, दूसरा वो सड़क को देख करके कि पत्थर जो है उलट कर गिर रहे हैं, गिर जाते हैं, और अगर बस लुढ़की, अगर बस नीचे गिरी तो सीधे चिनाब नदी में गिर जाएगी। इस कारण लेखक जो है वहाँ पर डर रहे थे। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है, लेकिन केरल वासी उस पर पहाड़ी रास्ते पर चलते रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। कालीकट एवं कल्लूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम से तक्कड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है, तो भी हिमालय की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते हैं। अब लेखक ने ऐसा क्यों कहा? वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ में जा कर के किसानी करना कोई आसान बात नहीं है। तो वहाँ के लोग जो है वहाँ अपना रहते हैं और किसानी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं, दुकानों की कतारें रहती हैं, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल और सिनेमा घर भी मिलते हैं। अब रास्ते में जब लेखक जा रहे हैं उन सब का भी वर्णन करते हैं जो रास्ते में देख रहे होते हैं। तो वो क्या देखा उन्होंने? रास्ते में देखा बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे देखे, दुकानों की कतारें देखी, छोटी बड़ी पाठशालाएँ देखी, होटल देखा, सिनेमा घर भी देखा। देहाती इन्हें शहर भी मानते हैं और यहाँ के देहात के लोग इन्हें क्या मानते हैं? शहर मानते हैं। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते हैं और जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुँचे। लेखक कहाँ पहुँचे? बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में, मतलब कि वहाँ के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की जानकारी हमें नहीं थी, इस वजह से हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं और बस आगे की ओर चलती चली जा रही थी। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। छोटी छोटी जरूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती हैं। आगे लेखक ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें सारे देश को एकतामय कर देती हैं, मतलब सभी एकता देखने को मिलती है, क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ मिलती है वही दूसरी चीज़ देखने को दूसरी जगह भी मिल जाती है। जैसे खोजने पर केरल का बना साबुन भी यहाँ मिल जाता। अगर लेखक कहते हैं अगर हम खोजते तो हमें केरल का बना साबुन यहाँ भी मिल जाता। ये देश की एकता का प्रतीक है। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। अब बस कहाँ की ओर चली? जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। और इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। अब आगे लेखक हमें ये बताते हैं कि इस रास्ते से अगर हम चलें तो हम प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकते। हम वहाँ हमने क्या क्या देखा? इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा देखी कि इंजीनियर लोगों ने कितनी अच्छी से काम किया है, नए नए यंत्रों को बनाया है, उनके अदम्य साहस को। कार्यशक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर काश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया है। इंजीनियरों ने अपने दिमाग से इस सुरंग पथ पर कश्मीर और भारत पर पूरे वर्ष भर चलने के लिए उन्होंने क्या बना? रास्ता बना दिया है। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती इस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस जो है सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग हमने कब पार कर ली। हम ये सब दृश्य देखते रहे और जिससे हमें पता ही नहीं चला कि हमने जवाहर सुरंग कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और नए समतल स्थान कांजीकुंड पहुँचे। अब लेखक कहाँ पहुँच गए? कांजीकुंड पहुँच गए। कांजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेज रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। लेखक को श्रीनगर पहुंचने में कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा।
इसके बाद काश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर, तो मतलब ज्योतिर्मय मतलब प्रकाशवान नगर श्रीनगर के रजकण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना। वहाँ की जो श्रीनगर की राजधानी है तो उसके धूल को मैंने प्रणाम किया और अपने आप को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में, अब लेखक हमें यह बताते हैं कि वहाँ बर्फ है, तो कश्मीर में बर्फ तो है ही और साथ में वहाँ केसर मिलती है। तो केसर के नगर में एक कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की हुई। लेखक कहते हैं, जब मैंने ऐसा देखा, बर्फ और केसर का संयोग जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भगवान को धन्यवाद दे दूं। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल, जिन्हें कदम कहते हैं, दिखाई दिए। ठीक है, तो किन्हें कदम किसे कहेंगे? पुल को कहेंगे। ठीक है, पुल थे जिन्हें कदम कहते हैं, दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा काश्मीरी चोंगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लग रहे थे। जब पहले ये लग रहा था कि काश्मीरी लोगों का जो चोंगा था, ऊनी कपड़े थे, पगड़ी, टोपी, ये सब देख के अनावश्यक लग रहा था। लेकिन जब हम इस भूभाग पर पहुँचे तो हमने क्या देखा कि जलवायु का जो जब हम यहाँ की जलवायु में पहुँचे तो हमें स्वयं लगा कि नहीं, ये ज़रूरी है, और हमारे शरीर ने अनुभव किया कि ये कपड़े जरूरी थे जो कि हमें पहनने थे, और कांगड़ी की हुई आवश्यकता भी विदित हुई कि कुछ जो है गर्मी प्रदान करने वाली चीज हो जिससे कि गर्मी मिले। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए, कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनवाया हुआ था। यहाँ का मंदिर किसने बनवाया था? पांडव वंश के राजाओं ने बनवाया था। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियां और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क में पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के एक निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। केरल में जन्मे जगतगुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है। शायर इसकी तारीफ करते नहीं अघाते। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिलते हैं। तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुँचे तब सांझ हो गई थी। अतएव सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी और इक्के दुक्के शिकारे मतलब आपको पहले ही बताया था, नाव जो है ताल गति पर चप्पू जो मारते नाविक मतलब जो बैठे हुए थे चप्पू चला रहे थे और भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने को तैयार हो गया। एक नाव का नाविक जो है हमें घुमाने के लिए तैयार हो गया। सिर पर पहने हुए क्या था? सिर पर काश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, और वह डांड मारने लगा और चंद मिनट की बीते होंगे कि साथियों को आवाज़ दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। वह जो कह रहा था वो किसकी सूचना दे रहा था? ईद का चांद देखने की सूचना वह दे रहा था। और हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं चलूँगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। आगे जब वो वहाँ पहुँच गया और बोला, नहीं अब मेरे नमाज का टाइम हो गया, मैं आगे नहीं जाऊँगा। नए शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे और मौज मल्लाह के गले से सुरीली आवाज़ आने लगी। ठेठ काश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ, 2-4 पंक्तियाँ ही थीं, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों को दिल खोल कर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आया? जो नहीं समझ में आया उसे डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम अपनी बुक फिल कर लेते हैं। आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिए। भाषा अनुशीलन, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। हिमालय, हिमधन आलय, स्वर संधि, दुर्गम, दुहधन गम, दुर्गम, विसर्ग संधि, जगत गुरु, जगत धन गुरु, व्यंजन संधि, प्रमाणिक, प्रमाण धन एक प्रमाणिक,
स्वर संधि। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विशाल का लघु, संतुष्ट असंतुष्ट, कठोर का मुलायम, दुर्गम सुगम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची भूमि, भू, धरा, पहाड़, नग और पहाड़, अभिलाषा, इच्छा, लालसा, प्रेम, अनुराग और प्रेम का होगा अनुराग, स्नेह, कृषक, किसान, खेतीहर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जहाँ पहुँचना कठिन हो। दूसरे क्या कहेंगे? दुर्गम, जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसकी आवश्यकता अनावश्यक, जनमानस से प्रचलित घटना, जनश्रुति, पर्यटन करने वाला, पर्यटक। वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। और जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।